एंड ड्यूटीज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए क्योंकि यहाँ से बड़ा प्रैक्टिकल सम बनने का जगह बनता है। यहाँ बता रहे एसेसेबल वैल्यू क्या माने, मतलब गुड्स का दाम कितना माने। तो मस्कुर एक चीज पहले थ्योरेटिकली समझ लो, उसके बाद तुम्हारे नोट्स पे जाते हैं। देखो कहानी क्या है मस्कुर, तुम मान ले यूएस का पार्टी है, हम इंडिया का पार्टी है जिसको तुम माल बेच रहे हैं। हम पहले इंपोर्ट का बात कर रहे हैं, हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस से। यूएस का पार्टी मेरे से क्या क्या चीज, उसके जो कस्टम बॉर्डर है ना, जहाँ पे वो कस्टम स्टेशन पे माल शिप में चढ़ाएगा, उसको बोलते हैं एफओबी वैल्यू। एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड, बोर्ड मतलब वहां का वो शिपिंग बोर्ड का बात हो रहा है। तो वहां तक लाने का तुम्हारा जो भी खर्चा लग रहा है मेरे लिए, डिपार्टमेंट बोल रहे हैं हम पूरे वैल्यू पे तो लेगा ही लेगा ड्यूटी। जैसे मान ले तुम गुड्स बनाया, वहां पे उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और तुम्हारा प्रॉफिट लेके 2 लाख दाम पड़ा, मान लो डॉलर 2 लाख, ठीक है। अब उस डॉलर 2 लाख में तुम इसके अलावा तुम मेरे से कुछ फ्री में आइटम दे रहे हैं, हमको कुछ फ्री आइटम दे रहा है। डिपार्टमेंट बोल रहा है तुमको फ्री मिला ना नीरज, इंडियन इंपोर्टर तुमको फ्री मिला, मेरे को कोई मतलब नहीं है इस बात से फ्री से, हम उस पर ड्यूटी जरूर ले लो। मतलब कोई चीज इंडिया में फ्री में भी आए तो उस पर ड्यूटी देना पड़ेगा, हम पैसा दिए या नहीं दिए उस बात से फर्क नहीं पड़ता। मान लो 2 लाख के साथ तुम $5000 का कुछ एसेसरीज हमको फ्री भी दिया, इसके अलावा तुम मेरे से स्पेशल डिजाइन हम तुमको बनाने बोला था उस प्रोडक्ट का, तुम मेरे से उसका भी $500 चार्ज लिया डिजाइनिंग का। इसके अलावा तेरा वहां पे कोई कमीशन लगा, मान लो $100 कमीशन भी लगा मेरे को बेचने के लिए, क्योंकि किसी एजेंट के थ्रू तेरा मेरा डील हुआ था। तो तुम मेरे लिए डिजाइनिंग कर रहा है, स्पेशल मोल्ड या डाइज ऐड करके दे रहा है, तुम मेरे लिए कोई अदर खर्चा कर रहा है वहां पे, वो सब इंक्लूड होगा, उस बोर्ड तक लाने का खर्चा नहीं। ये बात क्लियर? इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? एफओबी वैल्यू, मतलब गुड्स का दाम प्लस तुम जो भी अदर खर्चा कर रहा है वहां पे उस गुड्स को मेरे लिए अवेलेबल करवाने का, ठीक है। मान ले तुमको भी वो प्रोडक्ट बनाने के लिए वहां पे कोई स्पेशल परमिशन लेना पड़ा, जिसका तेरा रॉयल्टी भी खर्चा हुआ $50, जो भी तेरा खर्चा लगा उस गुड्स को मेरे लिए रेडी करवाने में, कस्टम के बॉर्डर तक लाने में, वहां का कस्टम का बॉर्डर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद 2 चीजें और ऐड होगी इंडियन कस्टम तक पहुंचने में, एक तो फ्रेट यानी भाड़ा है ना, और एक इंश्योरेंस, ये दोनों भी ऐड करेंगे। अगर ये दोनों इंडियन रुपीस में है तो पहले इस एफओबी पे कोई इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो रहा है? $2 लाख प्लस $5000 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 50, तो $2,650 ना डॉलर हो रहे। मान लो उस दिन का एंट्री इनवर्ड का जो बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल होता है डॉलर का रेट वो लेते हैं ना, तो बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ उस दिन डॉलर का रेट 80 रुपया था, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे मतलब हम। इसके अलावा रास्ते का जो भाड़ा लगा और इंश्योरेंस का जो चार्ज लगा वो भी जोड़िए। अब जो इंडियन बॉर्डर पे माल पहुंचा इसको बोलते हैं CIF वैल्यू। CIF माने कॉस्ट, यानी ये सब आइटम जोड़े उसको बोलते हैं कॉस्ट। I हो गया इंश्योरेंस, F हो गया फ्रेट। तो CIF वैल्यू जो आएगा उस पर ड्यूटी कैलकुलेट होगा। ये बात क्लियर है? अब फ्रेट और इंश्योरेंस का क्या रूल है सर, तो सुन लो ढंग से पहले ये रूल और उसके बाद तुम्हारे नोट्स को डिस्कस कर देंगे। फ्रेट के इंश्योरेंस के लिए तो बड़ा सिंपल रूल है, चाहे वेसल से आए, चाहे व्हीकल से आए, चाहे एयरक्राफ्ट से आए, मतलब जमीन पानी हवा कहीं से भी सामान आ रहा है, अगर इंश्योरेंस का वैल्यू असर्टेन्ड है, असर्टेन्ड मतलब पता है, तो जो पता है वो ले लो एक्चुअल अमाउंट। और सर अगर इंश्योरेंस का वैल्यू नहीं पता है तो नॉट असर्टेन्ड है, तब फिर
1.125% ऑफ FOB। ठीक है, FOB आ रहा है ना, FOB तुम्हारे कस्टम बॉर्डर तक, US के कस्टम बॉर्डर तक, कस्टम स्टेशन तक, उसके ऊपर 1.125% इंश्योरेंस जोड़ ली। अगर इंश्योरेंस का वैल्यू पता है तो जो पता है वो ले लो, चाहे किसी भी रूट से तुम इंडिया में सामान ला रहे हो। नहीं पता है तब 1.125% ऑफ FOB ले लो। ये बात क्लियर है? अब आ जाइए सब, फ्रेट क्या लेंगे? तो फ्रेट में थोड़ा सा कहानी है। इंश्योरेंस में तो सीधा सीधा स्टोरी है, किसी भी रूट से मंगाए, पता है तो जो पता है वो ले लो, नहीं पता है तो 1.125%। लेकिन फ्रेट के केस में क्या बोला? सब फ्रेट के केस में बोला अगर वेसल या व्हीकल से आ रहा है तो अगर असर्टेंड है तो जो असर्टेंड है वही ले लो, यानी एक्चुअल। अगर नॉट असर्टेंड है तो 20% ऑफ FOB। मतलब फ्रेट का वैल्यू पता है तो जो पता है वही ले लो, अगर नहीं पता है तो FOB का 20%। अगर एयरक्राफ्ट से आ रहे तब सर अगेन वही दो कहानी। अगर नहीं पता है तब तो सर सिंपल है, 20% ऑफ FOB ले लो। लेकिन अगर पता है तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग लेना पड़ेगा। अगर असर्टेंड है तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या है? एक्चुअल अमाउंट या 20% ऑफ FOB, whichever is lower। तो ये है फ्रेट का कार्य। अगर वेसल व्हीकल से आ रहा है, पता है तो वो ले लो, नहीं पता तो 20% FOB ले लो। अगर एयरक्राफ्ट यानी हवा से आ रहा है तो जो पता है तो फिर तभी भी पता है तो भी रूल है 20% ऑफ FOB या एक्चुअल अमाउंट whichever is lower। गवर्नमेंट तुमको फायदा देना चाहता है क्योंकि प्लेन से लाने का भाड़ा बहुत हाई होता है, तो गवर्नमेंट बोला दोनों में से जो लोअर है उसको ऐड कर लेना, उस पर ड्यूटी कैलकुलेट करना। मतलब गवर्नमेंट इंपोर्टर को बेनिफिट दे रहे हैं। और अगर सर नहीं पता है तो तब तो सिंपल रूल है सर, 20% ऑफ FOB। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? मशकूर, आवाज आ रहा है? ये बात क्लियर? अब आता है सर आप बोल तो दिए उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लेना, ड्यूटी ले लेना। ड्यूटी कौन सा दिन का लेंगे और इंडियन रुपीज में किस डेट के वाली रेट पे कन्वर्ट करेंगे? ये लास्ट क्लास बात हुआ था कि RBI का रेट नहीं लेंगे, CBIC का रेट लेंगे। डॉलर का कौन सा रेट लेंगे? ऑलवेज जो CBIC बताएगा। और वो भी अगर तुम्हारा इंपोर्ट का केस है तो जिस दिन पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ उस दिन का रेट, और अगर एक्सपोर्ट का केस है तो जिस दिन क्या होगा शिपिंग बिल फाइल हुआ उस दिन का रेट। और वही ड्यूटी ऑफ कस्टम ड्यूटी के केस में क्या होगा रूल? कस्टम ड्यूटी के केस में अगर सर वेसल या व्हीकल से आ रहा है तो ये वाइट बिल फॉर होम कंजम्पशन या फिर वो जो प्रॉपर ऑफिसर एंट्री इनवर्ड देता है, whichever is later, दोनों में से जो बात का डेट है उस दिन जो कस्टम ड्यूटी का रेट है वो लेंगे। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट से आ रहा है, सॉरी वेसल या एयरक्राफ्ट से आ रहा है, अगर व्हीकल से आ रहा है तो फिर वाइट बिल या अराइवल ऑफ द कन्वेंस, जिस दिन वो अराइवल ऑफ द कन्वेंस यानी जिस दिन वो गाड़ी इंडिया में एंटर किया उस दिन का रेट लेंगे। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और उसको नोट्स में फटाफट देखते हैं। तो देखो डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी में क्या बोला? इंपोर्टेड गुड्स के केस में अगर गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन है तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ, अगर गुड्स क्लियर फॉर वेयर हाउस है, तुम पहले गोडाउन में रखवा रहे और बाद में गुड्स को क्लियर करा रहे तो डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज प्रेजेंटेड। और अदर केस है तो जिस दिन ड्यूटी पेड हुआ।
सिंपल रूल, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का दरकार नहीं है, जो हम बोला वो रूल पढ़ लो, क्योंकि इसमें दो जगह अलग अलग करके बताया। अगर बिल ऑफ एंट्री पहले प्रेजेंट हो गया तो मेरे पास एक ही सिंपल स्टोरी है सर, जिस दिन एंट्री इनवर्ड फाइल हुआ या जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ, विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो डॉक्यूमेंट बाद में फाइल हुआ उस दिन का डेट लेंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल में समझाते हैं। इफ बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंटेड ऑन 10/10/2022, एयरक्राफ्ट अराइव हुआ 20/10/2022, कौन सा डेट लेंगे बेटा जी? यहाँ पे एयरक्राफ्ट अराइवल बोला, हमको एयरक्राफ्ट अराइवल से क्या मतलब है? मेरे को किस चीज से मतलब है मुझको? हाँ नहीं यार, आप मस्कूर, तुम मेरे बात में फंस रहे हो। तुम आराम से पहले देखो एक चीज, अगर वेसल या व्हीकल से आ रहा है, अगर वेसल या व्हीकल से आ रहा है, तो फिर विचएवर इज लेटर में क्या होगा? बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड, ठीक। बिल ऑफ एंट्री कौन सा वाला? व्हाइट बिल यानी होम कंजम्पशन वाला, विचएवर इज लेटर। लेकिन अगर ये एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो फिर बिल ऑफ एंट्री या अराइवल ऑफ द वेसल विचएवर इज लेटर। यहाँ पे किससे आ रहा है? एयरक्राफ्ट से, तो दोनों में से जो बात का डेट है कौन सा? बिल ऑफ एंट्री या अराइवल ऑफ द कन्वेयंस। यहाँ पर तुम मेरे बात में फंसे, तुमको हम फंसाया, तुम फंसे। तो सर यहाँ पे क्या होगा? 20 अक्टूबर, ठीक है। अगर ये हवा से आ रहा है, हवा से, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री या जिस दिन कन्वेयंस इंडिया में घुसा। लेकिन अगर जमीन और पानी से आ रहा है तो बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड कौन फाइल करता है? प्रॉपर ऑफिसर, विचएवर इज लेटर, ठीक बात। चलो एक प्रैक्टिकल सम करते हैं, समझ में आ जाएगा वापस आराम से। एसेसेबल वैल्यू ऑफ आइटम इंपोर्टेड इज ₹2 लाख, 2 लाख रुपया का, यानी इंडियन वैल्यू में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिए, जिसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है? 10%। और इसी के ऊपर बोले थे ना IGST भी लगा देगा। याद है बात किए थे अपनी की, अगर सर जी हम फॉरेन से सामान मंगा रहे हैं तो इंडियन इंपोर्टर को एक प्रॉब्लम हुआ। इंडियन इंपोर्टर बोला हमारे ऊपर तो आप GST थोप देते हो 18% का, और उनके ऊपर आप कोई GST नहीं लगाओगे तो उनका तो कुछ सस्ता हो जाएगा ना इंडिया में, तो इससे तो हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो जाएगा, इंडियन इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। तो वो लोग बोला ये तो गलत बात है। कस्टम डिपार्टमेंट बोला या गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, हम उस पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगाएंगे ही, प्लस उस पर GST भी लगा देंगे। तो इस पर GST कितना है? उस पर तुमको बता दिया 18% है। इनके अलावा और क्या लग जाता है बेटा? HWSS है ना, सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगाना है, चाहे क्वेश्चन बोले या नहीं बोले। या तो बोल दिया बेटा कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% है, सर क्वेश्चन नहीं भी बोलता ना, अगर इंपोर्ट का केस है हम HWS लगा देते, वो भी 10%। बताए या नहीं बताए, एक्सपोर्ट में नहीं लगेगा, ये ध्यान रख ले। तो सर ये ड्यूटी हमको बोलेगा नहीं क्वेश्चन में, एग्जाम में, हमको दिमाग में रखना है कि कस्टम ड्यूटी और GST के अलावा हमको HWS भी लगाना है। कस्टम ड्यूटी और GST बोल देगा तुमको, इंटीग्रेटेड टैक्स और कस्टम ड्यूटी बोल देगा, लेकिन ये सेस बोलेगा नहीं। यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया तुमको समझाने के लिए किया, लेकिन रियल एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा HWS के बारे में। तो इंपोर्ट पे लगता है, और वो भी किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? सर बेसिक कस्टम ड्यूटी पे, GST के ऊपर नहीं, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट किया। बोला गुड्स का दाम कितना जो इंडिया में आया? 2 लाख रुपया, उस पर पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाया 10%, 20,000 रुपया। अब उस 20,000 पे देखो 10% HWS लगाया, 2,000 और, तो टोटल आ गया 2,22,000। अब उसके ऊपर 18% GST लगाया 2,22,000 के ऊपर। तो यानी अल्टीमेटली टोटल कितना ड्यूटी देना पड़ेगा उस आदमी को? 20,000, 2,000 और 39,960।
61,960 रुपया का, उसको 2 लाख के ऊपर तो ड्यूटी देना पड़ा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्सन कंपनी इंपोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम यूएसए। एक्सन एक कंपनी है, वो यूएसए से गुड्स मंगाया, बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स फाइनल प्रोडक्ट। डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट टू बी कंसीडर्ड फॉर कंपटीशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। कौन से डेट का एक्सचेंज ड्यूटी ले, ये बताना है तेरे को यहाँ। सर पहला बात तो ये आरबीआई का डेट ही काट दीजिए, है ना, हमको कोई मतलब नहीं है। मेरे को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम जो बताएगा हम बोलेंगे। लेकिन अब देखो आईजीएम कब फाइल हुआ। आईजीएम क्या होता है सर, जो शिप इंडिया में आ रहा होता है उसका जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है उसको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है इंडिया में घुसने के पहले ऑनलाइन, तभी कस्टम बॉर्डर पे उसको इंडिया में घुसने मिलेगा। ठीक है, तो वो आईजीएम फाइल किया। दुकान पे लिख दिया आईजीएम बाय सबमिटेड बाय मास्टर ऑफ द वेसल। कब फाइल किया, 10 अक्टूबर को। उस दिन डॉलर का रेट कितना था, 64 रुपया 20 पैसा। एंट्री इनवर्ड जो प्रॉपर ऑफिसर कस्टम ऑफिसर एंट्री इनवर्ड कब ग्रांट किया, 15 अक्टूबर को। उस दिन ड्यूटी का रेट था 64 रुपया 30 पैसा। एक्सन कंपनी जो सामान मंगवा रहा है वो बिल ऑफ एंट्री फाइल किया पहला 22 अक्टूबर को। उस दिन डॉलर का रेट 64 रुपया 50 पैसा है और कस्टम पोर्ट पे गुड्स को क्लियर किया गया 31 अक्टूबर को। उस दिन 64 रुपया 60 पैसे। हम कौन सा ड्यूटी लेंगे सर, अगर यहाँ पे बताया नहीं है किस तरीके से आ रहा है गाड़ी, हवा से पानी से कि जमीन से, हम मान लेंगे हवा या जमीन या पानी से आ रहा है। तो रूल क्या बोलता है, जिस दिन एंट्री इनवर्ड फाइल हुआ या जिस दिन पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ, व्हिचएवर इज लेटर। तो 15 अक्टूबर को बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ, सॉरी 15 अक्टूबर को एंट्री इनवर्ड फाइल हुआ और 22 अक्टूबर को बिल ऑफ एंट्री। तो कौन सा लेटर हुआ, 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर को डॉलर का रेट कितना है, 64 रुपया 50 पैसा। तो हम 64 रुपया 50 पैसे ही लेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख दिया आरबीआई का रेट जो है मेरे लिए इररिलेवेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो एक संस्कृत एक बार बोला, माल्या इंटरनेशनल लिमिटेड हैज इंपोर्टेड अ मशीनरी बाय एयर। यहाँ बता दिया है हवा के रास्ते से लाया है। उस दिन कहाँ से मंगाया, जर्मनी से। सर मेरे को क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में किसी भी कोना से मंगाया, इंडिया के बाहर से मंगाया ना, देश से कुछ कहानी नहीं है मेरे। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री कब फाइल किया, वो 20 जनवरी 2023 को। और उसको एंट्री इनवर्ट कब मिला शिप को, 25 जनवरी 2023। सर बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल कर सकते हैं, शिप एंट्री इनवर्ट मिलने के या एक दिन बाद तक, या फिर 1 महीना की, अगर एडवांस में फाइल करना चाहते हैं तो 1 महीना पहले फाइल कर सकते हैं और उससे ज्यादा जल्दी फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर यहाँ पे कोई गलती किया है क्या, वो पहले से बिल ऑफ एंट्री फाइल करके बहुत ज्यादा जल्दी फाइल कर दिया है, ठीक है फाइल किया सर 1 महीना पहले, प्रीवियस में 1 महीना तक जा सकते हैं पीछे में। ये तो 25 अक्टूबर को एंट्री इनवर्ट मिला, 25 जनवरी को एंट्री इनवर्ट मिला, 20 जनवरी को बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, कोई दिक्कत नहीं, सब 5 दिन पहले ही फाइल किया। 1 महीना पीछे तक जा सकता था और आगे में 1 दिन और, मतलब 26 जनवरी तक फाइल कर सकता था अगर लेट फाइल करना चाहता है तो, और एडवांस में फाइल करना चाहता है तो पीछे 1 महीना तक जा सकते, उससे और पीछे नहीं जा सकते। तो ये आदमी ठीक ही किया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बता दो पहले यहाँ पे, भाई एयर आया सामान, व्हिचएवर इज लेटर में कौन सा लेट आ रहा है, 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को जो ड्यूटी का रेट है वो लेंगे, लेकिन डॉलर का रेट जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ उस दिन। डॉलर का रेट लेंगे जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ और ड्यूटी का रेट लेंगे जिस दोनों में से व्हिचएवर इज लेटर हुआ। ठीक है, तो देखो तुमको यहाँ पे CIF वैल्यू बता दिया है मशीन का, 5500 USD। एयर फ्रेट तुम दे रहे $1250 और इंश्योरेंस दे रहे $100। सर हवा जमीन पानी कहीं से भी आए, इंश्योरेंस तो जो पता है तो फिर वो ले लो, लेकिन हवा से आए तो फ्रेट का क्या रूल है, हवा से आए तो भाड़ा कैलकुलेट करते समय क्या रेट लेंगे,
सर एक्चुअल या 20% ऑफ FOB विच एवर इज लोअर। हवा से जब आए तो लोअर, और कोई रास्ते से आए तो जो पता है वो ले लो, ठीक है। तो सर हमको देखना पड़ेगा मेरा FOB का 20% कितना होता है, वो भी देखेंगे। अब ये देखो तुमको 20 जनवरी का भी RBI और CBSE दोनों का रेट दिया है। सर RBI को तो काट दीजिए पहले, हाँ CBSE का रेट लेना है हमको, लेकिन कौन सा रेट ले, 20 जनवरी की 25 जनवरी? 25 जनवरी ना, विच एवर इज लेटर। नहीं बेटा जी, डॉलर में क्या रूल है, आप ना कंफ्यूज कर रहे हो मेरे हाँ में हाँ मिला के। डॉलर के लिए डॉलर का कौन सा डेट का रेट लेंगे? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ। डॉलर का रेट लेते समय हम बिल ऑफ एंट्री को देखेंगे, लेकिन कस्टम ड्यूटी का रेट लेते समय विचएवर इज लेटर देखेंगे, ठीक है। तो बिल ऑफ एंट्री कब फाइल हुआ? 20 जनवरी को। तो सब 20 जनवरी को जो डॉलर का रेट है वो ले लीजिए, लेकिन कस्टम ड्यूटी का रेट देखते समय देखिए विचएवर इज लेटर, यानी 20 या 25, तो 25 जनवरी। तो सर इस क्वेश्चन में डॉलर का रेट होगा 20 जनवरी का और कस्टम ड्यूटी का रेट होगा 25 जनवरी का, है ना। सर यहाँ पे आपको टेंशन ही नहीं दिया, कस्टम ड्यूटी का तो रेट ही एक ही दिया, बच गए। लेकिन डॉलर का 2 रेट दिया, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ है 20 जनवरी, 20 जनवरी को डॉलर का रेट कितना मान रहे हैं? 66, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ, सर हमको चाहिए क्या था यहाँ पे? FOB चाहिए, बट FOB तो दिया ही नहीं, हमको CIF वैल्यू दे दिया। अरे कोई बात नहीं ना, FOB से CIF तक कैसे पहुंचते हैं? फ्रेट और इंश्योरेंस को ऐड करके। तो यहाँ फ्रेट और इंश्योरेंस दिया, माइनस करके पहले FOB पे आ जाओ एक बार। तो तुम्हारा CIF वैल्यू दिया $5500, लेकिन तुम्हारा 1250 फ्रेट है और इंश्योरेंस है $100, यानी कितना? 1350 है ये दोनों मिला के। तो 5500 में 1350 ऐड करते, अगर FOB दिया होता तो CIF दिया, तुमको FOB तक आना पड़ेगा एक बार। कितना होगा? 5500 माइनस 1350, तो ये आ जाएगा 4150। अब 4150 FOB आ गया। अब इसमें फ्रेट और इंश्योरेंस दोबारा ऐड करेंगे। फ्रेट कौन सा ऐड करेंगे? सर 20% ऑफ FOB या एक्चुअल विच एवर इज लोअर। तो पहले 4150 का 20% कितना होगा? 830, और तुम्हारा एक्चुअल कितना था? 1250। दोनों में लोअर कौन? 830। देखो गवर्नमेंट तुमको फायदा दिया ना, तुम तो 5500 पे कस्टम ड्यूटी देने चले जाते, लेकिन गवर्नमेंट बोला ना, अगर हवा से ला रहे हो तो विचेवर लोअर का रूल लगाएंगे, क्योंकि हवा में भाड़ा बहुत महंगा होता है। तो ऑलरेडी वैल्यू बढ़ा पड़ा है और बढ़ा के हम ड्यूटी नहीं लेना चाहते। तो गवर्नमेंट पहले बोला FOB निकाल लो, अगर CIF दिया है तो उसको FOB में कन्वर्ट कर लो, फिर दोबारा फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड करो। सर इंश्योरेंस में कोई झमेला नहीं था। इंश्योरेंस का रूल क्या बोलता है? पता हो तो जो पता है वो ले लो, नहीं पता हो तब 1.125% ऑफ FOB। तो सर यहाँ पे तो पता था, तो सर 4150 में दोबारा 830 ऐड किए, 100 ऐड किए, मेरा 5080 आ गया। उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, किस 21 रुपये। सर मेरे को डॉलर का रेट लेना है 66, कन्वर्ट करके एक बार देख लो, यही आ रहा है ना, 5080 इंटू 66। यही आ रहा है। हाँ, 3,35,280 आ गया। अब इसी को हम अपना एसेसेबल वैल्यू मानेंगे। अब इस पे पहले 10% का बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। सर कस्टम ड्यूटी में मेरे को लोग कहानी दिया ही नहीं, मेरे को तो एक ही रेट दिया, 2 अलग रेट दिया ही नहीं। दिया होता तो विचेवर लेटर का रेट लेते, यहाँ झमेला दिया नहीं मेरे को। ये निकाले HWS हमको लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन बोला नहीं, देखो फिर भी लगाना पड़ा, है ना। कस्टम बोला नहीं है HWS का, देखो सब में, लेकिन तुमको लगाना पड़ेगा। IGST का रेट तुमको लोग देगा तभी लगा पाओगे। तो सर कस्टम ड्यूटी लगा, उसके ऊपर 10% सरचार्ज कैलकुलेट हुआ,
फिर जो वैल्यू आया उसके ऊपर 18% का IGST कैलकुलेट हुआ। तो सर मेरा 3,55,280 का सामान का अल्टीमेट कॉस्टिंग पड़ गया 4,33,442 और टोटल ड्यूटी कितना देना पड़ा सर 35,528 रुपया कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, 3,553 रुपया HWS और 70,985 रुपया का GST देना। क्लियर है? ये वाला सम्स आप देखोगे घर पे, नहीं समझ में आएगा बोलना, हम बताएंगे। 2 सम्स है, ये दोनों आप देखना, नहीं समझ में आएगा हम कराएंगे। 2, 3, 4, 5 सम्स है यहाँ पे, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर ये कर लोगे ना 5-6 सम, तो इस चैप्टर में तुम्हारा बड़ा सम जो भी आएगा तुम्हारा सब कवर हो जाएगा। और 2 ही टाइप का कैलकुलेशन यहाँ देखना होता है, एक तो गुड्स का कितना दाम लें और फिर उस पर कौन से डेट का एक्सचेंज रेट और कौन से डेट का कस्टम ड्यूटी लगाए। यही 2 माथा पच्ची का चीज है इस चैप्टर में। इसको करना नहीं समझ में आएगा मैं क्लास कर देगा, ठीक है? देखो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करके लिए चैप्टर भी खत्म कर दिया। चलो चलो 1 मिनट रुको। हाँ रेन देखा, ये थ्योरी पार्ट बाकी रह जाता है ना। ओ अच्छा, ये पूरे थ्योरी पार्ट तो बाकी रह जाता भाई। अब आप मेरा आखिरी बात पे आ जाओ। ये इतना दिख रहा है पेजेस लेकिन उतना कुछ है नहीं इसमें। ये बात तुम्हारा क्या बात करता है? देखो हम लोग रूल 3 पढ़े, जहां हम लोग पढ़े कि जिस ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम लोग एसेसेबल वैल्यू लेते हैं, जिस दाम पे डील हुआ प्लस वो सब खर्चा ऐड कर लेते हैं जो मेरा इंपोर्टर मेरे से अलग से ले रहे हैं, एक्सपोर्टर। ठीक बात। हम लोग ये भी पढ़े सर कि फ्रेट और इंश्योरेंस वगैरह ऐड करके जो इंडिया में बाल घुसता है उसको CIF बोलते हैं और उसके ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं। ये एक नॉर्मल चलन, नॉर्मल तरीका है मस्कूर। लेकिन सर जी अगर तुम्हारे और बायर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको लेके गवर्नमेंट को डाउट्स है, मतलब तुम लोग रिलेटेड पार्टी हो या तुम लोग आर्म्स लेंथ पे, मतलब एक नॉर्मल वे में डील नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट को लग रहा है तुम जानबूझ के गुड्स का दाम कम करके लाए हो, तुमको वहां का पार्टी $2 लाख चार्ज किया होगा बट तुम बिल में दिखा रहे हो $1.5 लाख ताकि ड्यूटी कम देना पड़े, है ना। ड्यूटी कम देना पड़े, हम बिल का वैल्यू कम करवा के ला सकते हैं अगर वो मेरा कनेक्टेड पार्टी है, वो मेरा डिपार्टमेंट है, वो मेरा ब्रांच है, वो मेरा होल्डिंग कंपनी है, वो मेरा सब्सिडियरी कंपनी है, वो मेरा रिलेटिव है। पॉसिबल है ना, हम उसको बोल सकते हैं बिल वैल्यू भाई कम दिखा दे, बाकी डॉलर जब हम US आएंगे हमको कैश में दे देना या कोई और रूट से तुम मेरे अकाउंट में भेज देना। तो सर ये फ्रॉड होने का डर है। गवर्नमेंट को जब लगेगा ना कि नहीं भैया तुम्हारा वैल्यू सही नहीं बैठ रहा है तो हम क्या करें, तब गवर्नमेंट रूल पलटे, बोलेगा रूल 3 फॉलो नहीं हो, तब गवर्नमेंट रूल 4, रूल 5, रूल 7, रूल 8 और रूल 9 लेके आए। 5 रूल और लेके आए, ज्यादा कोई बड़ा बात नहीं है इन रूल में, कॉमन सेंस वाला रूल है ये सब। रूल 3 में पूरा कैलकुलेशन रख दिया, लेकिन उसके अलावा रूल 4, 5, 7, 8, 9, 6 नहीं है। देखो तो रूल 3, 4, 5, 7, 8, 9 है, 6 गायब है खाली। ठीक है, ये बात दिख रहा है रूल में, क्योंकि एग्जाम में बोल देता रूल 4 समझाओ, तो रूल नंबर पता होना चाहिए क्या चीज के लिए। बाकी जगह हम सेक्शन याद नहीं करा बट यहाँ रूल नंबर याद करने बोल रहे हैं। तो सर पहले तो रूल 4 क्या बोला, अगर तुम जिस दाम में गुड्स ला रहे हो वो हमको, वो गवर्नमेंट को सही
नहीं लग रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगा वैसा ही आइडेंटिकल गुड्स तो इंडिया में घुसा होगा ना, और भी तो कोई लाया होगा ना। एक एग्जांपल देते हैं, तुम यूएस से सैमसंग A34 जो मोबाइल है वो 100 पीस इंडिया में मंगाया, लेकिन तुम जिस पार्टी के थ्रू मंगवाया हमको लग रहा है वो पार्टी तुम्हारे सेटिंग का पार्टी है, पॉसिबल है? हमको लग रहा है, मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, अरे वैसा ही तो सैमसंग A34 सीरीज का फोन और भी कोई पार्टी मंगाया होगा इंडिया में, हाँ कि ना? जी, तुम अकेला इंडिया में सैमसंग का माल बेचता है, कोई भी तो और बेचता होगा, है ना? हेलो, क्या हुआ? आज आवाज एकदम डाउन है। हेलो, हाँ अब आवाज आया तुम्हारा। अब तो इसके पहले तो तुम्हारा आवाज इतना डाउन आ रहा था, तुमको लग ही नहीं रहा तुम है कि नहीं। नहीं हेडफोन में कभी कभी हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा जो गुड्स है बेटा, तुम मंगाया ना सैमसंग A34 100 पीस, तुम मंगाया $12,000 12,000 रुपया में एक, मतलब डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो एक का 12,000 पड़ रहा है, बट इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा है अरे नहीं ये तो गलती है, क्योंकि वैसा ही आइडेंटिकल गुड्स कोई और अगर इंडिया में मंगाया हो तो वो 15,000 में मंगा रहा है, तो तुमको 12,000 कैसे पड़ा, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता? तो गवर्नमेंट बोला ठीक है तुम्हारा ट्रांजेक्शन वैल्यू को हम नहीं मान रहे, रूल 3 को सॉरी, तो रूल 4 के हिसाब से वैसा ही आइडेंटिकल गुड्स अगर कोई इंडिया में घुसा है हम उसका वैल्यू को तुम्हारा वैल्यू मानेंगे। तो कोई भी आइडेंटिकल गुड सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया एंड इम्पोर्टेड एट अबाउट द सेम टाइम, हाँ लेकिन ये बात है उसी टाइम के आसपास, बहुत पहले नहीं, क्योंकि बहुत पहले और अब में तो आइटम का रेट बदल ही सकता है। हाँ। अच्छा ये भी है कि तुम 100 पीस में मंगाया है और दूसरा कोई पार्टी है वो 5,000 पीस मंगाया है, सब भी नहीं ले पाएंगे हम इसके वैल्यू को, क्योंकि अगर वो इतना पीस में मंगाया तो उसको डिस्काउंट मिल ही सकता है, या वो तुम 100 पीस में मंगाया वो 10 पीस में मंगाया, तो ऑब्वियस बात है तुमको तो सस्ता पड़ना ही था। तो एक तो बोला कि आसपास का क्वांटिटी और आसपास का टाइम नहीं, कोई और अगर डिट्टो आइडेंटिकल वही गुड्स मंगाया है तो हम उसका वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है? ठीक। तो देखो आइडेंटिकल का मतलब क्या बोला, सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, वो क्वांटिटी भी सेम, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम, क्वालिटी भी सेम, रेपुटेशन भी सेम। ऐसा नहीं कि हम मंगाया है क्या बोलते हैं एप्पल और तुम मंगवाया है लावा का फोन और अब बोल रहे हैं कि रेट में डिफरेंस कैसे है, नहीं सर। ये भी नहीं कि तुम सैमसंग A34 मंगाया है और हम सैमसंग A32 मंगाए, वो भी बात नहीं हो रही है, तुम भी A34 मंगाए हम भी A34 ही मंगाए, तो फिजिकल कैरेक्टर क्वालिटी रेपुटेशन सब में आइडेंटिकल होना चाहिए। माइनर डिफरेंसेस कुछ हो सकता है वो अलग बात है, जैसे तुम्हारा जीबी कम है मेरा जीबी ज्यादा है रैम का, वो अलग बात होगी। जिस कंट्री से हम मंगाए उसी कंट्री से तुम मंगाए तभी कंपैरिजन पॉसिबल है। अब हम मंगाए यूएस से तुम मंगाया कोरिया से, तब फर्क पड़ सकता है ना, तब नहीं कंपेयर कर सकते। हाँ, तो आइडेंटिकल गुड्स होना चाहिए, ठीक है? हाँ लेकिन अगर गुड्स में तुम कुछ डिजाइनिंग या अलग से कुछ कलर वलर करवाया, कुछ अलग से केस किया है, वो अलग बात हो गया, वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अलाउड है। अच्छा सर वैसा कोई गुड्स इंडिया में मंगाया ही नहीं, A34 हम अकेले ही मंगाया इस पूरा 1 महीना में, इस पूरे महीने में कोई और पार्टी कुछ मंगवाया ही नहीं वैसा, और अगर मंगवाया भी तो हम मंगाया 1000 पीस, वो मंगाया 2 पीस, तो कंपेयर नहीं कर सकते हम। या एक बात ये मानते हैं वैसा कोई आइडेंटिकल गुड्स मिल ही नहीं रहा इंडिया, तब ठीक है ना, सिमिलर नेचर ले लेंगे, आइडेंटिकल नहीं लेंगे, उससे कुछ मिलता जुलता, मतलब उसी फीचर्स का मोबाइल कोई और कंपनी का जो उसके रेपुटेशन के लेकिन बराबर हो। जैसे आज की डेट में सैमसंग और MI का रेपुटेशन सेम ही है मोटा मोटी, ओप्पो वीवो और एक क्या है MI, इन तीनों का रेपुटेशन मोटा मोटी सेम ही है। बहुत लोग इंडिया में मानता है कि चाइनीज ब्रांड तीनों अल्टीमेटली एक ही जगह से सारा रॉ मटेरियल लेके सामान बना रहे, ठीक है ना? तो ठीक है ना सर, अगर आइडेंटिकल नहीं मिल रहा तो फिर सिमिलर ले लीजिए, मतलब पहला ट्राई कीजिए आइडेंटिकल लेने का ही, वो नहीं मिले तब सिमिलर ले लीजिए। अब यहाँ सिमिलर क्या बोला, नॉट लाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, थोड़ा बहुत फीचर्स कंपोनेंट्स पार्ट्स अलग हो सकता है लेकिन कंट्री सेम होना चाहिए। तुम भी अगर यूएस से मंगाए तो हम भी यूएस से मंगाए,
ठीक है, ठीक है। ट्राई करो कि सेम मैन्युफैक्चरर से मंगवाया, सेम मैन्युफैक्चर नहीं मिले तब डिफरेंट मैन्युफैक्चर भी देख सकते हो। मतलब देखो भैया, ट्राई करो जितना मिलता जुलता मिल जाए, नहीं मिले तभी तुम डिफरेंट में जाओ। हाँ, लेकिन सेम कमर्शियल क्वांटिटी होना चाहिए। अगेन बात वही रहेगा बेटा, तुम 100 पीस मंगाए तो हम भी 90-95 पीस मंगवाए, तुम 1000 पीस मंगाए तो हम भी 800-900 पीस मंगवाए, तुम 1000 मंगाए हम 10 मंगाए, तब कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि कमर्शियल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तब यानी सर अगर रूल, पहले बात तो रूल 3 ले लीजिए, आप ही के दाम को लेने को गवर्नमेंट तैयार है, बट जब नहीं रूल 3 पॉसिबल है तब रूल 4 में आइए पहले आइडेंटिकल गुड्स, रूल 4 का आइडेंटिकल नहीं मिले तो रूल 5 में आइए सिमिलर गुड्स। ठीक है, यही मेन कहानी है सर। ना तो रूल 3 पॉसिबल हुआ, ना 4 पॉसिबल हुआ, ना 5 पॉसिबल हुआ, तब रूल 9 है। मेरा बात सुनना, 6 और 7 कहाँ गया सर आपका? इसका बात 2 मिनट के बाद करेंगे। देखो रूल वाइज याद रखने का तरीका क्या? रूल 4, 5, 7 और 8, सॉरी रूल 4, 5, 7, 8, 9, 6 नहीं है ना? रूल 6 यही बात बोला है कि जब रूल 3, 4, 5 पॉसिबल नहीं है तो करना क्या? मतलब झंडू बाम लोग हैं। एक रूल जबरदस्ती का बनाया जो ये बताता है कि ये नहीं होगा तो क्या करना है, और वो ये बता रहा है कि 3, 4, 5 पॉसिबल नहीं है तो 7 और 8 ले लो। तो ये बात बताने के लिए रूल 6 बनाया। ठीक है, छोड़िए सर, रूल 6 हमको नहीं पढ़ना। एक बार हम 3, 4, 5 देखा, 3 देखा जो मेरा वैल्यू निकालने का तरीका, मतलब मेरे गुड्स का दाम ऐड किया, उसमें फ्रेट इंश्योरेंस ऐड किया, फिर ड्यूटी निकाला, जो हम लोग प्रैक्टिकल सब में पढ़े। सर जब वो पॉसिबल नहीं है तो आप रूल 4 और 5 पे आ जाइए, आइडेंटिकल या सिमिलर गुड ढूंढिए। वैसा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लीजिए जो कर सकते हैं, बाकी ठीक है। सर रूल 4, 5, 3, 4, 5 पॉसिबल नहीं है तो रूल 6 बोलता है 7, 8 या 9 में जा सकते। पहले रूल 9, 7 और 8 जान लो, फिर 9 पे आएंगे। रूल 7 और 8 क्या बोलता है? रूल 7 बोलता है डिडक्टिव मेथड और रूल 8 बोलेगा एडिशन मेथड। देखो क्या लिखा, व्हेन द गुड बीइंग वैल्यूड ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर इंपोर्टेड गुड आर सोल्ड इन इंडिया। अच्छा ये एक मिनट गलती हुआ, रूल 3, 4, 5, एक मेरा गलती हो गया बोलने में। रूल 3, 4, 5 ये तीनों के केस में साथ में 7 और 8 को देखना है। रूल 3, 4, 5 जब भी लगेगा साथ में 7 और 8 को देखना। तो एक बात पहले बोले, अगर रूल 3 नहीं लग रहा, रूल 4 नहीं लग रहा, रूल 5 भी नहीं लग रहा है तो रूल 9 देख सकते। रूल 9 क्या बोलता है? रेसिडुअल वैल्यू। रूल 9 बोलता है जब कुछ भी दुनिया में पॉसिबल नहीं है, कोई तरीके से वैल्यू नहीं निकाल सकते, रूल 9 बोलते। देखो रूल 3, 4, 5 अगर पॉसिबल नहीं है तो रूल बोलता है रूल 9 देख सकते। रूल 9 क्या बोलता है? रूल 9 बोलता है जब दुनिया का कोई रेट पॉसिबल नहीं है तो एक काम करो, गवर्नमेंट अपने जजमेंट के हिसाब से खुद ही एक वैल्यू डिसाइड करे। मतलब कस्टम डिपार्टमेंट को पूरा पावर दे दिया रूल 9 कि उनके बेस्ट जजमेंट के हिसाब से वो लोग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, तो सर रूल 3 बोला आप कैलकुलेट कर लो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू। रूल 4 बोला नहीं हो सकता है तो आइडेंटिकल ले लो। रूल 5 बोला आइडेंटिकल भी पॉसिबल नहीं है तो सिमिलर नेचर का ले लो। सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो रूल 9 गवर्नमेंट के हाथ में दे दो। हाँ। ठीक है, तो सर रूल 7 और 8 कहाँ गया बीच में? रूल 7 और 8 बोला अगर आप 3, 4, 5 में से कोई सा भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन कुछ बातें एडिशन या डिवीजन तो पॉसिबल है ना। अब सर आप सिमिलर नेचर का गुड्स लिए, लेकिन पता है मस्कूर भी सेम 100 मोबाइल इंडिया में मंगवाया आइडेंटिकल, नीरज भी वही है 34 100 मोबाइल मंगवाया। सर कंपैरिजन पॉसिबल है? हाँ। गवर्नमेंट को डाउट है नीरज जानबूझ के वैल्यू कम करके मंगवाया, ठीक है ना सर? मस्कूर का वैल्यू ले लीजिए फिर चुपचाप। नहीं, मस्कूर को जो पार्टी वहां से माल भेजा ना, हो सकता है ना कुछ एक ऐसा वो खर्चा किया जो नीरज के केस में लगा ही नहीं था। जैसे मस्कूर उस पार्टी से डील किया था किसी एजेंट के थ्रू, तो पक्का वो एजेंट ब्रोकरेज भी लिया होगा, कमीशन। बट नीरज ना जिससे माल मंगवाया वो डायरेक्ट डील किया था, कोई बीच में ब्रोकर नहीं था।
तो सर फालतू का ब्रोकरिंग चार्ज नीरज में क्यों ऐड कर देंगे? देख मस्कूर मंगवाया $15,000 में, ठीक है, जब 15,000, हाँ ठीक है, 1.5 लाख रुपए में मस्कूर मंगाया मान लो, 10 मोबाइल 15,000 करके मस्कूर को 1.5 लाख पड़ा है। लेकिन इस 1.5 लाख में वहां पे कमीशन वो सब भी तो इंक्लूडेड है ना। हाँ। लेकिन नीरज के केस में कमीशन लगा ही नहीं था सर, तो ठीक है ना, मस्कूर को अगर 2,000 कमीशन लगा था, मान लो 500 रुपये पर मोबाइल उसको कमीशन लगा था, तो सर वो माइनस कर लीजिए 5,000। मस्कूर ना उस मोबाइल फोन को जब मंगवाया था ना, वो 10 पीस मस्कूर, उसमें ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशन भी करवाया था, थोड़ा सा उसका मॉडल चेंज या थोड़ा उसमें डिजाइनिंग अलग से, नीरज वो सब नहीं करवाया। तो सर मस्कूर को तो जो 15,000 पड़ा है एक फोन का, उसमें उसका वो भी तो चार्ज इंक्लूडेड लिया होगा वो कंपनी। हाँ। तो यानी सर ऐसा कई खर्चा हो सकता है जो अलग से मस्कूर को लगा लेकिन नीरज को नहीं लगा। तो सर जबरदस्ती आप वो क्यों नीरज में भी ऐड कर लेंगे? आप नीरज को कैसे बोल सकते हैं कि तुम्हारा भी एक फोन का 15,000 रुपये दाम मानेंगे और उस पर ड्यूटी दो? नीरज तो लड़ेगा ना। रूल 4 और रूल 5 लगा रहे हैं, ठीक है, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन सर जी रूल 4 और रूल 5 में जो आप मस्कूर का वैल्यू नीरज पे एप्लीकेबल कर दे रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान दे के देखिए कि उसमें कुछ एक खर्चा ऐसा है जो, ठीक है, मान लिया नीरज को 12,000 एक फोन का पड़ रहा है, आपको लग रहा है ना गवर्नमेंट नीरज चीटिंग कर रहे हैं या नीरज जानबूझ के अंडर वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, मस्कूर को 15,000 पड़ा, बट मस्कूर को वो जो चार्जेस लगा वो हटाइए पहले, तो ठीक है, मस्कूर को 5,000 रुपये पड़ा कमीशन का, मस्कूर को एक्स्ट्रा डिजाइनिंग का भी 1,000 पड़ा, तो सर 1.5 लाख में से ये 6,000 माइनस कीजिए, 1,44,000 कीजिए। अब नीरज बोल रहा है उसको 12,000 इंटू 10 1,20,000 पड़ा, मस्कूर को 15,000 इंटू 10 1.5 लाख पड़ा। आप मस्कूर का 1.5 लाख लेने गए, बट रुक जाइए, आप ये दोनों माइनस करके आप कंपेयर कीजिए, तो नीरज को कितना पड़ा? 1,20,000, मस्कूर को 1,44,000, क्योंकि नीरज वो सब फैसिलिटी नहीं लिया, तो उसका चार्जेस नीरज में क्यों लगाएंगे आप? तो यहाँ पे बोला रूल 7 क्या बोलता है? When goods being valued or identical or similar imported goods sold in India or about the time of determination of value, the value of imported goods shall be based on unit price at which such goods are sold in the greatest aggregate quantity. क्या क्या चीज को रिड्यूस करना पड़ेगा? कमीशन। अगर अलग से मस्कूर को कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ा था और नीरज को नहीं पड़ा, मस्कूर ना वाया दुबई वो सामान मंगवाया था और नीरज डायरेक्ट रूट से लेके आया था, तो ऑब्वियस सा बात है ना, मस्कूर को एक्स्ट्रा भाड़ा लगा होगा, नीरज को नहीं लगा होगा। मस्कूर कोरिया से दुबई मंगवा के फिर इंडिया में लाया, जबकि नीरज कोरिया से डायरेक्ट इंडिया ले आया, तो सर वो भी माइनस कीजिए। मतलब आप आंख बंद करके कानून की तरह आंख पर पट्टी बांध के काम मत कीजिए कि वो अच्छा नीरज का वैल्यू नहीं लेंगे तो जो मस्कूर को लगा एग्जैक्टली नीरज पे लगा देंगे, क्योंकि मस्कूर का आइडेंटिकल या सिमिलर नेचर का गुड्स तो है ही। अरे होगा, लेकिन सर जी मस्कूर को कई खर्चा ऐसा लग सकता है जो नीरज को नहीं लगा होगा, वो हटाइए, आप कंपेयर कीजिए। अभी भी आपको मस्कूर का वैल्यू हाई दिख रहा है तो वो लगा दीजिए। तो सर कमीशन, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कोई इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा इंश्योरेंस का खर्चा, कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करना पड़ा मस्कूर को। मान लो मस्कूर जिस कंपनी से फोन मंगवाया, वो कंपनी के पास उस एक पर्टिकुलर पार्ट को बनाने का परमिशन नहीं था, तो वो किसी को रॉयल्टी दे के परमिशन लिया। बट नीरज जिस पार्टी से माल मंगवाया, वो पार्टी को परमिशन था, वो बिना रॉयल्टी दिए वो सामान बना दिया, तो वो वैल्यू मस्कूर में तो ऐड हुआ, नीरज में तो ऐड नहीं होना था, वो भी हटाइए। मतलब सर जी सीधा बात, मस्कूर को कुछ भी एक्स्ट्रा लग रहा है जो नीरज को नहीं लगा, वो रिमूव करके मस्कूर का वैल्यू नीरज पे एप्लीकेबल। ठीक है, ठीक है, ये हुआ डिडक्टिव मेथड। एक रूल 8 क्या बोलता है? कंप्यूटेड वैल्यू। सर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे किसी भी तरीके से, तो आपके पास एक तरीका है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत माथापच्ची करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है जो फॉरेन एक्सपोर्टर और नीरज बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, तो वो नीरज को बोलेगा तुम ये डिटेल हमको तुम्हारे उस फॉरेन इंपोर्टर से मंगवा के दो। क्या कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसको कितना लगा वहां। ये कंप्यूटेड मेथड मतलब एडिशन मेथड है। देखो पिछला मेथड का नाम क्या था? रूल 7 का डिडक्शन मेथड, मतलब कुछ चीजों को माइनस कर रहे थे, डिडक्ट कर रहे थे।
और जिसका नाम है कंप्यूटेड मेथड यानी एडिशन मेथड। तो यहाँ पे कई चीज़ों को ऐड करेंगे। तो देखो गवर्नमेंट ये तो क्या बोलेगा, देखो भैया तुम्हारा क्लोजली रिलेटेड पार्टी है, बोले हाँ है बिल्कुल है, रिलेशन तो साबित होने में 2 मिनट लगेगा, चलो हो गया साबित। अब गवर्नमेंट हमको बोला एक काम करो ना, तुम्हारा तो रिलेटेड पार्टी है, तुम इससे पूछो उसको वो सामान का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वहां पे कितना लगा, उसमें वो प्रॉफिट कितना लगा है वो ऐड कर लो, और वो तुमसे अलग से और कोई एक्सपेंडिचर तुम्हारे लिए लग रहा है तो वो ऐड कर लो। अब जो वैल्यू है उस पर कस्टम ड्यूटी निकालनी। तो रूल 7 और रूल 8 क्या बोला? रूल 7 बोला अगर मजकूर का वैल्यू लेना है तो वो चीजों को हटा लो जो मजकूर को फालतू एक्स्ट्रा लगा। लेकिन अगर रूल 7 भी पॉसिबल नहीं है तब रूल 8 पे आ जाइए। रूल 8 क्या बोला? ये काम करो ना, अपने इंपोर्टर से एक्सपोर्टर से हमको ये डिटेल मंगवा के तो गवर्नमेंट बोले वो डिटेल लेके कैलकुलेट करके दो, ठीक। सर जहाँ पे कोई रूल पॉसिबल नहीं है वहाँ पे रूल 9 चुपचाप ले लो। बोला कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया में डेटा अवेलेबल हो, कोई भी रिजनेबल तरीका गवर्नमेंट को लगता है, मतलब गवर्नमेंट के बेस्ट जजमेंट पे आप पे ड्यूटी एप्लीकेबल, यही है। तो 9 तो वही बात बोल रहा था, रूल 9 ही तो बोल रहे हैं। अरे बाबा रूल 9 ही तो पढ़ाए, रूल 9 ही तो पढ़ रहे हो, रूल 8 तो हो गया तो ऐड करके बात करता हूँ। तो रूल 3 बोला तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो, जहाँ रूल 3 पॉसिबल नहीं है आइडेंटिकल या सिमिलर नेचर ले लो, लेकिन जब भी आइडेंटिकल और सिमिलर नेचर लो साथ में रूल 7 और 8 पढ़ो। और रूल 9 बोलता है जब कुछ भी पॉसिबल नहीं है दुनिया में तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दो, कस्टम डिपार्टमेंट अपने हिसाब से उसका वैल्यू लेगा। मतलब अल्टीमेटली तुमको फिर उनका बात मानना पड़ेगा। तुम बोलोगे नहीं ये तो गलत बात है तो कोर्ट केस लड़ो, तो या फिर इंपोर्ट करना बंद कर दो। रूल 10 हम तुमको पढ़ा दिया, एफओबी का फ्रेट का वैल्यू क्या लेते हैं, पढ़ाया ना रूल 10। रूल के नाम से नहीं पढ़ाया सर आप हमको, लेकिन ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, फ्रेट का कॉस्ट क्या लेते हैं हम बता दिया था। रूल 11 बोलता है तुमको बहुत सारी बातें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। देखो भैया डिपार्टमेंट बोल रहा है फॉरेन से सामान मंगा रहे हो, हमको सारा स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट सब शो करना पड़ेगा तुम्हारा पार्टी के साथ जो भी डील हुआ है, ताकि गवर्नमेंट वहां से चेक कर सके कि तुम कोई घपलाबाजी तो नहीं कर रहे ना, या कुछ जानबूझ के अंडर वैल्यूएशन का बुद्धि तो नहीं लगा रहे ना। इंपोर्टर रिलेशन बताएगा, कैसे वो वैल्यू कैलकुलेट किया वो बताएगा, क्या कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस इस सेल के साथ जुड़ा हुआ वो बताएगा, कॉस्ट नॉट, कौन कौन सा ऐसा खर्चा है जो बिल में इंक्लूडेड नहीं है। जरूरी थोड़ी ना बिल में ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस सब लिख दे, बिल हो सकता है खाली हम गुड्स के दाम का मंगवा लिया, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस अलग से पे करेगा। तो सब कुछ गवर्नमेंट को बताओ भैया, ये बात रूल 11 बोलता है। रूल 12 बोलता है रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू। गवर्नमेंट को ये पावर दिया यहाँ पर कि जब गवर्नमेंट को लगेगा कि तुम्हारा जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो सही नहीं है या एविडेंस या डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है। फिर रूल पे आएगा, रूल 7, 8 वो सब पे है ना, रूल 4, रूल 5, रूल 7 उन पे आएगा। फिर तो यहाँ पे लिखा फिर बाद में गवर्नमेंट रूल 4 to 9 फॉलो करेगा जो करना है। रूल 13 बोलता है इंटरप्रिटेटिव नोट, द इंटरप्रिटेटिव नोट शेड्यूल टू बी दैट रूल शैल बी अप्लाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रूल। ये बोल रहा है कुछ बातें गवर्नमेंट इंटरप्रिटेट करेगा, कुछ बातों को गवर्नमेंट एनालाइज करेगा। क्या कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल क्या फॉलो हो रहा है दोनों देश में। अकाउंटिंग रूल अगर बदलता है तो कुछ के वैल्यू का भी तो रूल बदल सकता है। तो गवर्नमेंट देखेगा कि लोग, गवर्नमेंट ये मान के चलेगा कि सब देश गैप फॉलो कर रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग जो रूल्स है वो सब फॉलो कर रहे हैं। प्राइस एक्चुअली पेड है ये गवर्नमेंट मान के चलेगा कि एक्चुअली में तुम पेमेंट करोगे उसको, मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट पे प्राइस नहीं दिखा रहे हो, एक्चुअली में पे करोगे। सिर्फ ज्ञानबाजी इतना नहीं पढ़ने का दरकार, खाली हेडिंग देख लो, ये सब कुछ और पढ़ने का नहीं है। हो गया मोटा मोटी, ये सब पढ़ने का नहीं है। हाँ अब वो तो इम्पोर्टेड गुड तो पढ़ लिए थे। एक्सपोर्ट का वैल्यूएशन में सर हम लोग रूल नहीं पढ़े। एक्सपोर्ट का जब हम इंडिया से माल बेचेंगे तब क्या फॉलो करेंगे,
तो यहाँ तुम जो शिप तक माल लेके गए, तुम्हारा कस्टम स्टेशन तक तुम जो माल लेके गए, वहां तक ले जाने का जो खर्चा लगा उसके ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट हो। मतलब तुम भी अगर गुड्स का दाम ले रहे हो अपने एक्सपोर्टर से, इंपोर्टर से, जो तुम मान लो हम मस्कूर यूएस में, हम इंडिया में, हम मस्कूर को सामान बेच रहे हैं, ये कस्टम बॉर्डर है, कस्टम स्टेशन। तो मस्कूर को हम बोला देख भाई, एक पीस बनाने का 5,000 रुपया लगेगा, और ऐसा तुम मान लो हमसे 100 पीस मंगवा रहे, प्लस देख भाई पैकिंग का अलग से ये खर्चा लगेगा, ट्रांसपोर्ट का ये लगेगा, इंश्योरेंस का ये लगेगा, सर जो जो खर्चा लगेगा सब जोड़िए, कस्टम बॉर्डर तक लाने का आपको जो खर्चा पड़ा सब जोड़ लीजिए। डिजाइन आप अलग से लिए, मस्कूर हमको बोला हमको तो अलग डिजाइन में चाहिए। मान लो मस्कूर इंडिया से टी शर्ट मंगवा रहा है, खादी का कुर्ता मंगवा रहा है यूएस में, और मस्कूर बोला उस कुर्ते के ऊपर ना हमको इस पर्टिकुलर टाइप का लोगो या डिजाइन बना हुआ चाहिए। बहुत सारा टी शर्ट आता है ना, अलग अलग टाइप का स्लोगन लिखा हुआ। मस्कूर हमको बोला मेरे टी शर्ट पे स्लोगन लिख के दीजिएगा, बाढ़ में जाए दुनिया। अरे ऐसा आजकल बहुत सारा कोड लिखा रहता है, दिखते नहीं हो। टी शर्ट पे ऐसा ऐसा डायलॉग लिख देता है जो पढ़ के हंसी आए। तो मस्कूर हमको बोला व्हाइट टी शर्ट तो मेरे यहाँ बनता है। मस्कूर बोला ठीक है, हमको 100 पीस व्हाइट टी शर्ट भेज दीजिए। हम बोला ठीक है भिजवा देंगे, बट मस्कूर हमको अलग से बोला आप टी शर्ट पे क्या लिखते हैं? हम तो कुछ नहीं लिखते, खाली अपनी कंपनी का लोगो लगाते हैं। बोला ठीक है तो मेरे हिसाब से वहां पे लिख के दीजिएगा, बाहर में जाए दुनिया, गो टू हेल, ऐसे बहुत सारा स्लोगन नहीं लिखा रहता टी शर्ट पे। माई लाइफ माई वे, कोटेशंस, तो ऐसा कोई लिखवा के मंगवाया मुझको। तो सर जी हम क्या फुकड़ में लिख दें कि पैसा लेंगे इस बात का? सर दुनिया में हर बात का पैसा लगता है। तो इस बात को कोई फ्री में लिख के नहीं दे यार भाई। हम नॉर्मल टी शर्ट जो बेचते हैं हम अपने हिसाब से बना के बेचते हैं, तुम हमको बोले उसमें थोड़ा सा मॉड्यूलेशन कीजिए, चेंजेस कीजिए। तुम हमको बोला मेरा टी शर्ट में मान लो वो जो टी शर्ट का हाथ वाला साइड होता है वो रबड़ लगा रहता है ना, पतला सा, तुम बोला हमको रबड़ बिना वाला टी शर्ट चाहिए, बट मेरा कंपनी रबड़ वाला बनाता है तो रबड़ है, या मेरा टी शर्ट बिना रबड़ वाला बनाता है, तुम बोला रबड़ लगा के दीजिए वहां पे। मतलब सर जी हमसे कोई भी प्रोडक्ट में चेंजेस कर रहे हैं, तो वो सब जोड़ के जो कस्टम स्टेशन तक पहुंचने का रेट पड़ा उसके ऊपर ड्यूटी लगी। ठीक है, यही बात यहाँ पे ठीक है, इसमें और कुछ पढ़ने को नहीं, इसे बहुत पढ़ने को नहीं है, हो गया चैप्टर। हाँ मोटा मोटी। अब वो प्रैक्टिकल सम जो है